हेलो बच्चों। तो हम लोग आज पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में तीसरा क्लास देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़ के बारे में? परागण के बारे में। तो परागण को जानने से पहले हम इसके प्रीवियस क्लास में जो देखे थे, पुष्प के पूरे पार्ट्स के बारे में, भाग के बारे में देखे थे। उसके अलावा पुंकेसर के पूरे स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन कैसे बनती है, परागकण कैसे रहती है, उन सब के बारे में हम लोग देखे थे। इसके अलावा हम लोग स्त्री केसर के भी बारे में भी देखे, जो मादा गेमेटोफाइट होती है उनके बारे में भी देखे। मेच्योर टिपिकल मेच्योर एम्ब्रियो से कैसे बनती है, उन सब के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे किसके बारे में? परागण के बारे में। किसके बारे में? परागण। तो परागण एक्चुअल में होती क्या है वो जानते हैं। तो परागण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? परागण। ठीक है, तो परागण में सीधा सा मीनिंग है, पराग कण जो रहेंगे, पराग कण वो क्या करेंगे? पुंकेसर के पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का मतलब स्टिग्मा में जाएंगे, है ना। तो इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। स्टिग्मा को में पराग कणों का स्थानांतरण होता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। और परागण में पराग कण या तो डायरेक्ट भी जा सकती है, और क्या होता है, या तो फिर मीडिएटर रहते हैं, मतलब कोई इंसेक्ट वगैरह हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर बी है, भौरे वगैरह है, उनके द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। तो अलग अलग टाइप के होंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल परागण का डिफिनेशन यही है कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र में जाना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे और देखते हैं परागण, इसके प्रकार। तो देखो, पराग कहाँ से मिलती है या पराग कण कहाँ से मिलते हैं, उसके स्रोत के आधार पर ये तीन प्रकार की होती है। तो कौन कौन से? एक होती है ऑटोगेमी मतलब स्वपरागण, दूसरा होता है जिटेनोगेमी, और तीसरा होता है क्या? जीनोगेमी। तो इसको हम लोग ऑटोगेमी को स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। दूसरा जिटेनोगेमी, इसको हम लोग बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण भी बोलते हैं इसको, परागण। और तीसरा है जीनोगेमी, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि देखो एक फ्लावर बना के दिखाए हैं, इसमें क्या हो रहा है? तो ये जो पहला नंबर का फ्लावर है उसमें क्या हो रहा है? स्वपरागण हो रहे हैं। क्या हो रहा है? स्वपरागण। स्वपरागण कैसे? अब देखो, इसके लिए फ्लावर को क्या होना जरूरी है? तो इसके लिए फ्लावर को होना जरूरी है, ये द्विलिंगी होना जरूरी है। द्विलिंगी का मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर सेम फ्लावर में ही होंगे। तो द्विलिंगी होगा, तो पुंकेसर से पराग कण जो निकलकर कहां पर जाएंगे? स्त्री केसर के पास में जाएंगे, स्त्री केसर। तो इससे क्या होता है? इससे होगा क्या? पराग कण जैसे पहुंचते हैं स्त्री केसर के पास में, तो यहाँ पर इसी के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? परागण बोलेंगे। तो पराग कणों का पराग कोश से निकलकर या पुंकेसर से निकलकर स्त्री केसर तक जाना, और वो भी स्वयं एक ही फ्लावर के अंदर में। मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर में ऐसा प्रोसेस हो रहा है, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपरागण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लांट है और एक ही फ्लावर है, और वो फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी, तो उसमें ऐसा टाइप का स्वपरागण होता है। ठीक है, दूसरा बी नंबर को देखें, तो इसको हम बोलेंगे क्या? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण बोलेंगे। तो सजात पुष्पी परागण क्या होती है? तो इसमें देखो, एक प्लांट है लेकिन फ्लावर क्या है? अलग अलग। तो दो फ्लावर है, लेकिन ये दोनों फ्लावर कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। मतलब ये फ्लावर इसमें क्या होगी? एक लिंगी होगी। मतलब देखो, एक ही फ्लावर एक ही प्लांट में तो है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर क्या होंगे? एक लिंगी होंगे। तो उनमें होने वाला जो परागण होगा वो क्या होगा? सजात पुष्प परागण, या इसको हम लोग बोलते हैं जिटेनोगेमी। तीसरा क्या है? दो प्लांट है और दो क्या है? फ्लावर रहेंगे। दो प्लांट और दो फ्लावर, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या हिंदी में बोलेंगे इसको क्या? पर परागण बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा? ये फ्लावर जो है एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, तो देखो इसमें दिखाई दे भी रहा होगा कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे फ्लावर में, दूसरे प्लांट्स के फ्लावर में जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर में जब जाएगा तो सजात पुष्पी परागण, और एक फ्लावर का उसी फ्लावर में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? स्वपरागण। तो मेरे ख्याल से तीनों समझ आया होगा। ठीक है, इसके आगे और देखें। अब अगला परागण के प्रकार में इनका डिटेल जानते हैं हम लोग। ऑटोगेमी को हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण। तो इसमें क्या होती है देखें,
यह पराग कणों का परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। जिन फूलों में परागकोश और वर्तिकाग्र खुले होते हैं उनमें पूर्ण स्वपरागण दुर्लभ है। मतलब ये बोल रहे हैं कि फ्लावर यदि बंद होगा, फ्लावर बंद होंगे और वहीं पर क्या है, पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों है, तो फ्लावर जब बंद रहती है तो जनरली ये है कि उसमें स्वपरागण ही होंगे। लेकिन फ्लावर कहीं खुला रहेगा तो स्वपरागण थोड़ा से दुर्लभ हो जाती है, पूर्णतः स्वपरागण दुर्लभ हो जाते। क्यों? क्योंकि दूसरे प्लांट के या दूसरे फ्लावर से, पुंकेसर से क्या आ सकते हैं, परागकण आ सकते हैं। ठीक है, और जानते हैं इसमें ऐसे फूलों में स्वपरागण के लिए परागकणों के निकलने और वर्तिकाग्र की ग्रहणशीलता में समकालिता आवश्यकता होती है। मतलब ये है कि जो बंद फ्लावर होंगे या जिसमें स्वपरागण होना होगा उसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर का एक साथ डेवलप होना, एक साथ विकास होना चाहिए, तभी जाके हो सकता है। ये समकालिता होना चाहिए उन दोनों के डेवलपमेंट में, तभी जाके स्वपरागण या ऑटोगेमी होगा। ठीक है, साथ ही परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट भी होने चाहिए। सीधी सी बात है, अब ये दूर दूर कहीं फैला रहेगा और यहीं पर मतलब दूर दूर फैला रहेगा तो ये जाहिर सी बात है एंथर से जो परागकण निकलेंगे वो इसके स्टिग्मा तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, इन दोनों को पास होना जरूरी है। तो परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट होने चाहिए, तब जाके पॉलिनेशन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होती है ऑटोगेमी। इसके आगे और देखें, ऑटोगेमी में और जानते हैं, इसके एग्जाम्पल जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोगेमी में एग्जाम्पल। तो सबसे पहला है वायोला, कॉमन पांसी, और दूसरा है ऑक्जेलिस, और तीसरा क्या है, कोमेलाइना। तो इसको हम लोग VOC से याद कर सकते हैं। ठीक है, VCO या किसी से भी याद कर सकते हैं, VOC से। वी का मतलब यहाँ पर क्या है, वायोला, दूसरा है ऑक्जेलिस और तीसरा है कोमेलाइना। ये तीनों फ्लावर ऐसे हैं, मतलब ये तीनों में क्या होती है, ऐसे फ्लावर जनरेट होते हैं जो दो प्रकार की होती है। कौन कौन में, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना। ये तीनों फ्लावर के डायग्राम भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस टाइप का दिखता है वायोला, इस टाइप के ऑक्जेलिस, और ये क्या है, कोमेलाइना। इसमें ना दो टाइप के फ्लावर जनरेट होते हैं इन तीनों फ्लावर में। तो इसको वोक से याद रख लेना है। इसमें कितने प्रकार के फूल पैदा होते हैं, इसमें इस प्लांट में दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है चेस्मोगेमस और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगेमस। तो चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस नाम का दो फ्लावर, दो पौधे के मतलब प्रकार क्या होंगे, अलग अलग प्रकार मिलेंगे यहाँ पर, और दो अलग अलग फ्लावर भी बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो कैसे बनती है। ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर को दिखाया गया है यहाँ पर, और चेस्मोगेमस फ्लावर को दिखाया गया है। ये चेस्मोगेमस फ्लावर एरियल पार्ट में रहती है, एरियल पार्ट में रहती है, जबकि ये वाला जो पार्ट रहता है इसका जो रहता है नीचे रूट तरफ रहती है, मतलब ये ग्राउंड पार्ट होती है, ग्राउंड में रहती है। ठीक है, तो दो प्रकार के यहाँ पर फ्लावर बनते हैं, चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। किसमें वायोला, ऑक्जेलिस एंड कोमेलाइना में। वायोला को हम लोग कॉमन पैंसी भी बोलते हैं ना, कॉमन पांसी बोलते हैं, याद रखना है इसको। कॉमन पांसी किसका नाम है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो वायोला का है ना, वायोला को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पैंसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे जगह से क्वेश्चन निकालते हैं NCERT वाले लोग, जब देते हैं अलग ही ब्रैकेट में नाम लिखकर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कॉमन पांसी किसका नाम है, वायोला का नाम है। तो इसके आगे और देखें, देखो अब चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होती है, चेस्मोगेमस फूल, वे स्वयं के परागकोश और वर्तिका के साथ में क्या करते हैं, परागण करते हैं, अन्य प्रजातियों के फूलों के समान। मतलब ये है कि देखो ये एरियल पार्ट में है, खुला हुआ रहता है। चेस्मोगेमस फ्लावर क्या रहता है, खुला है। अब खुला है तो क्या होगा, अन्य प्रजाति के पुष्प जैसे या फूल जैसे परागण करते हैं, उसी प्रकार का ये भी करेगा। मतलब ये है कि इसका पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा या बोल सकते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंच सकती है। मतलब इसमें स्वपरागण हो सकते हैं, उसके अलावा पर परागण वगैरह भी हो सकते हैं अन्य प्रजातियों के फूलों के समान। लेकिन दूसरा जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, तो ये बिल्कुल नहीं खुलते, तो ये खुले ही नहीं है। तो जब खुले नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, परागणक और वर्तिकाग्र एक दूसरे, परागण मतलब परागकण और वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, और ये स्वपरागणी होते हैं। मतलब ये है कि क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर है वो क्या होंगे, स्वपरागण करेंगे, जबकि चेस्मोगेमस में क्या हो रहा था, स्वपरागण के साथ साथ में यहाँ पर और क्या हो रहा था, पर परागण भी हो सकती, पर परागण। जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली
स्वपरागण ही बस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फ्लावर क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, और फ्लावर जब बंद है तो क्या होगा, फ्लावर बंद होंगे तो स्टिग्मा और जो परागकोश रहेंगे दोनों पास पास में रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉलिनेटेड करेंगे, मतलब परागण होगा। ठीक है। पुष्प कलियों में जब परागकण फटते हैं तो परागण के लिए परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। परागणकर्ता की अनुपस्थिति में भी क्लिस्टोगेमस पुष्प निश्चित रूप से बीज उत्पन्न करते हैं। क्लिस्टोगेमी के कारण अंतः प्रजनन अवसादन होता है। मतलब ये दोनों लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऐसे फ्लावर है, ऐसे पुष्प है जो बंद तो होते हैं, तो बंद होंगे तो इसमें परागणकर्ता की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जो परागण करने के लिए जो भी लोग चाहिए, जैसे एबायोटिक, अजैविक कारक या जैविक कारक, दोनों में से कोई चाहिए तो उन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। इनकी अनुपस्थिति में भी यहाँ पर बीज उत्पन्न होंगे। क्यों? क्योंकि ये बंद फ्लावर है, उसी फ्लावर के परागकोश से परागकण निकलकर उसी फ्लावर के स्त्री केसर के स्टिग्मा में जाएगी और इसको पॉलिनेशन कर देगी और उसकी फलस्वरूप क्या उत्पन्न होगा, बीज उत्पन्न होगा। और लेकिन ऐसा होने से क्लिस्टोगेमी के कारण अंतः प्रजनन अवसादन होता है, मतलब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होते हैं। मतलब ये है कि देखो सेम वंशज वाले जब हो जाएंगे, नया जीन इंट्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पर, तो क्या होंगे, यहाँ पर अंतः प्रजनन अवसादन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होते जाएगी। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ये है कि जो डोमिनेंट एलील रहते हैं उसका नंबर धीरे धीरे कम होता जाएगा, रिसेसिव एलील की नंबर जो है ज्यादा होती जाएगी, और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन वगैरह है, बीज उत्पादन की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो याद रखना क्लिस्टोगेमी वाले जो फ्लावर होते हैं उसमें अंतः प्रजनन अवसादन होती है, और ये किसके कारण होती है, तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो निरंतर स्वपरागण की वजह से ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसी फ्लावर का जीन उसी फ्लावर के जीन में ही इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उससे क्या होती है, अंतः प्रजनन अवसादन होती है। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर परागणकर्ता की अनुपस्थिति में भी क्या करते हैं, बीज निर्माण करते हैं, और इसमें परागणकर्ता की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसकी वजह से अंतः प्रजनन अवसादन होता है निरंतर स्वपरागण के कारण। इसका कारण क्या है, अंतः प्रजनन का कारण क्या है, निरंतर स्वपरागण। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। इसके आगे और देखें। सेकेंड नंबर है दूसरा हमारा क्या, जिटेनोगेमी। तो जिटेनोगेमी में क्या होते देखते हैं, यह परागकोश से पराग कणों का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण है। वही बात पहले बताया, देखो ये एक ही प्लांट है लेकिन पुष्प अलग अलग है, तो फ्लावर अलग अलग है, प्लांट एक ही है, तो एक प्लांट है यहाँ पर लेकिन फ्लावर क्या है, दो फ्लावर है, दो फ्लावर। तो दूसरे पुष्प पर जब जाएगा परागकोश से परागकण तो उसको हम बोलेंगे क्या, जिटेनोगेमी। यह कार्यात्मक रूप से एक परागण एजेंट को शामिल करते हुए क्रॉस परागण है, लेकिन यह आनुवंशिक रूप से ऑटोगेमी के समान है, क्योंकि परागण एक ही पौधे से आते हैं। मतलब देखा जाए तो फंक्शनल रूप से या इकोलॉजिकल रूप से हम देखेंगे तो क्या होगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण है, जबकि आनुवंशिक रूप से देखेंगे तो क्या है, वो स्वपरागण। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, मेंशन करते हैं, इंपॉर्टेंट है जिटेनोगेमी में क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि यह इकोलॉजिकली, मतलब क्या होगा, इकोलॉजिकली मतलब पर्यावरणीय रूप से, या बोल सकते हैं फंक्शनली या कार्यात्मक रूप से क्या है, ये पर परागण है। क्यों? क्योंकि इसमें परागण करता मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है, तो इकोलॉजिकली रूप से हम देखेंगे तो क्या है, पर परागण। लेकिन हम आनुवंशिक रूप से देखेंगे तो आनुवंशिक रूप से यह स्वपरागण है, आनुवंशिक रूप से क्या है, स्वपरागण। क्यों? क्योंकि उसी पेड़ के मतलब उसी प्लांट के फ्लावर ही तो है ये, भले दूसरे अलग अलग फ्लावर है, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही होगा, तो आनुवंशिक रूप से हम लोग ऑटोगेमी या स्वपरागण बोलेंगे, जबकि इकोलॉजिकली या कार्यात्मक रूप से ये पर परागण होती है, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, है ना, याद रखना। इसके आगे और देखें, अगला है जीनोगेमी। जीनोगेमी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, या बोल सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं पर परागण बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, या हिंदी में बात करें तो क्या, पर परागण होती है ये, पर परागण। ठीक है,
तो देखो यह पराग कोश से पराग कणों का एक अलग पौधे के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण है। अलग पौधे मतलब यहाँ पर देखो 2 प्लांट है और यहाँ पर 2 ही फ्लावर है, मतलब 2 प्लांट 2 अलग अलग जगह में है और अलग अलग फ्लावर। तो आनुवंशिक रूप से अलग अलग पराग कणों को वर्तिकाग्र में लाता है ना, मतलब वर्तिकाग्र का मतलब स्टिग्मा में लाने का काम करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगेमी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ आया होगा। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला है परागण के कारक। परागण के कारक मतलब जिससे परागण होती है, जिस चीजों से क्या होती है, परागण होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परागण के कारक। तो 2 कारक होते हैं बेसिकली, एक होते अजैविक कारक, दूसरा क्या होंगे, जैविक कारक। तो जो अजैविक कारक होंगे उसमें मेनली मेजर कौन है, एक है हवा मतलब वायु, और दूसरा पानी मतलब क्या है, जल। तो वायु एवं जल के द्वारा जब परागण होती है तो उसको हम लोग अजैविक कारक बोलेंगे। और जैविक कारक में कौन आएंगे, तो इंसेक्ट आएंगे, पक्षी आएंगे, चमगादड़ आएंगे, प्राइमेट्स आएंगे, जैसे गिलहरी वगैरह या सरीसृप वगैरह आदि आ सकते हैं। और इन सब का डायग्राम भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, हम देख सकते हैं। देखो अजैविक कारक में यहाँ पर वायु द्वारा देखो कैसे निकल के जा रही है परागकण, जो है जा रही है। यहाँ पर जल के माध्यम से जा रही है परागकण। यहाँ पर देख सकते हैं इंसेक्ट या जो मधुमक्खी होती है उनके द्वारा 95% तक पॉलिनेशन मधुमक्खी ही करती है। मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट में सबसे ज्यादा किसका रोल होता है, हनी बी का। हनी बी, हनी बी इंसेक्ट है, ये कीड़े हैं। तो हनी बी सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करती है, हनी बी 95% तक। फिर इसके बाद हमिंग बर्ड वगैरह की बात करते हैं। हमिंग बर्ड वगैरह जो है वो भी क्या करती है, पॉलिनेशन करती है। उसके अलावा बैट वगैरह, बैट का मतलब चमगादड़ जो है वो भी क्या करती है, पॉलिनेशन करती है। उसके अलावा लेमर के बारे में भी बताया। लेमर मतलब जो बंदर वगैरह होते हैं वो भी पॉलिनेशन करते हैं। उसके अलावा जो गिलहरी वगैरह जो है, गिलहरी ये भी पॉलिनेटिंग है ना एजेंट होती है। उसके अलावा सरीसृप वगैरह, सरीसृप में जैसे कि जो ट्री लिजार्ड्स होते हैं, ट्री लिजार्ड्स मतलब वृक्ष छिपकली, उन लोग भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। तो सबका डायग्राम यहाँ पर बना के दिखाए हैं, है ना, सबको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे और देखें। परागण के कारक, अजैविक कारक में वायु के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और वायु में हम लोग समझेंगे कि वायु के द्वारा कैसे होती है। तो हवा द्वारा परागण को एनिमोफिली कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ना मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में। तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, कैसे कि वायु हवा द्वारा जो परागण होती है उसको कैसे क्या बोलते हैं करके, तो एनिमोफिली बोलते हैं, कहा जाता है। सबसे सामान्य अजैविक कारक है, सीधी सी बात है, कोई नहीं रहेंगे तो वायु तो है। वायु के द्वारा हवा जब चलेगी तो पॉलिनेशन होगा ही होगा। तो सबसे सामान्य अजैविक कारक होती है। दूसरा और देखें, वायु परागित फूलों में अक्सर प्रत्येक अंडाशय में एक ही बीजांड होता है और कई फूल एक पुष्प क्रम में बंद होते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि मान लो एक पुष्प क्रम है, बहुत सारे पुष्पों का क्रम है, उसमें फूल बंद है, वहीं पर ही बंद रहते हैं। ठीक है, कई फूल, बहुत सारे फ्लावर रहेंगे, एक ही पुष्प क्रम में रहेंगे। तो क्या होगा कि इसमें एक एक में क्या रहती है, एक एक ही बीजांड पाए जाते हैं, मतलब एक एक बीज उत्पन्न होंगे यहाँ से। तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं उसमें उसके अंडाशय में एक बीज होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बीज रहती है उसमें, और उसमें कई फूल होते हैं, एक पुष्प क्रम में बंद होते हैं। उदाहरण के लिए कॉर्नकोप को देखें। कॉर्नकोप मतलब ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है भुट्टा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये कॉर्नकोप है, में लटकन वर्तिका और वर्तिकाग्र है जो पराग कणों को फंसाने के लिए हवा में लहराती रहती है। मतलब एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो टेजल्स जो निकले हुए रहते हैं कॉर्न कैप में, टेजल्स वो क्या होती है। तो एक्चुअल में ये टेजल जो है वर्तिका और वर्तिकाग्र ही है, वर्तिका और क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और वर्तिकाग्र है ना, तो याद रखना है। और प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे जो स्टिग्मा जो होती है उसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं, तो वहां से हम लोग देख के करेक्ट कर लेना है। स्टिग्मा ही क्या होती है, अवतरण मंच का काम करती है। तो याद रखना, स्टिग्मा को याद रखना, हिंदी इंग्लिश को देखना है। तो स्टिग्मा को हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जानना है क्या कि कॉर्न कैप में लटकन वर्तिका और वर्तिकाग्र होती है जो पराग कणों को फंसाने के लिए हवा में लहराती रहती है। मतलब ये है कि ऐसे जो निकले हुए रहते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर में इसका देखे होंगे, ऊपर में ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर, यहीं पर क्या रहते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। यहाँ पर ऐसे पॉलन ग्रेन बनता हुआ दिखाई देगा, यही पॉलन ग्रेन नीचे आएंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ट्रैप करने के लिए ये वर्तिका और वर्तिकाग्र लहराती हुई रहती है। ठीक है, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है,
घास जो होती है घास, उसमें वायु परागण काफ़ी सामान्य है। मतलब घासों में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो किसके द्वारा होती है, वायु द्वारा परागण होती है घासों में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं उसका डायग्राम, ये टेजल्स है, इसी में पॉलन बनते हैं। और यहाँ पर ये जो है ईयर ऑफ कॉर्न, मतलब ये बाहर निकली हुई ऐसे जो है वो क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल होती है। ठीक है, इस टाइप के पंखनुमा जो होती है परागकण जो होती है, ये पाइनस वगैरह में देखने को मिलती है। पाइनस में पंख युक्त विंग्ड पॉलन ग्रेन होती है, विंग्ड पॉलन ग्रेन। तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि पाइनस में किस टाइप के पॉलन ग्रेन या परागकण होते हैं, तो विंग वाली होती है, विंग्स है। देखो इसमें पंखनुमा संरचना, मतलब हवा द्वारा चलती है, और क्या होगा, हवा द्वारा जब एक से दूसरे जगह में पहुंचेगी तो अपने पंखों के माध्यम से चलती है। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में होते हैं, पाइनस में। याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हवा द्वारा जब पॉलिनेशन होगा उसको एनिमोफिली बोलते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके आगे और देखें, जैसे ऐसे बहुत सारे परागण वगैरह को देखेंगे ऐसे उड़ते हुए, है ना। अजैविक कारक में वायु को देखते हैं, प्रभावी परागण के तरीके, मतलब परागण तेजी से अच्छे तरीके से कब हो सकती है, तो जानते हैं हम लोग, फूल बड़ी मात्रा में पराग पैदा करते हैं। मतलब जो पुष्प होते हैं ऐसे, जो वायु द्वारा परागित होते हैं ऐसे पुष्प बड़ी मात्रा में पराग पैदा करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वायु का कुछ भरोसा नहीं है, इस डायरेक्शन में चलेगा कि इस डायरेक्शन में चलेगा, इधर उधर बिखर जाएंगे पूरे परागकण, इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में परागकण पैदा करते हैं। दूसरा और देखें, परागकण हल्के और गैर चिपचिपे होते हैं। हल्के मतलब भाई ये भारी रहेगा तो वायु द्वारा कहाँ से उड़ के जाएगा, तो हल्के होंगे परागकण। और गैर चिपचिपे मतलब कहीं पर चिपकेंगे नहीं, वो जाएंगे, गैर चिपचिपे रहेंगे और क्या होंगे, उड़ते हुए जाएंगे, और जहाँ स्त्री केसर या बोल सकते हैं फीमेल वाला जो फ्लावर है उसके पास में जाके चिपकते हैं। लेकिन ये नॉन स्टिकी या गैर चिपचिपे होते हैं। उनके पास अक्सर अच्छी तरह के उजागर पुंकेसर होते हैं, हवा की धाराओं में पराग के आसान फैलाव के लिए। मतलब ये है कि उनके जो पराग कोष रहेंगे वो बाहर में उभरा हुआ ही दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जब हवा चलेगी, हवा की धार चलेगी, तो वो आसानी से बस्ट हो सके, आसानी से क्या हो सके, फैल सके। जैसे हम लोग इसमें कुछ में देख सकते हैं, यहाँ से निकली हुई रहती है ताकि हवा से लटकी हुई रहती है ताकि दूसरी जगह में जाए तो पॉलिनेशन हो जाए। हवा से होने वाले परागकणों को फंसाने के लिए बड़ा पंखदार वर्तिकाग्र होता है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टिग्मा होती है वो बड़ी रहती है। क्यों, क्योंकि ट्रैप तभी तो कर पाएगी वो, तो बड़ा पंखदार स्टिग्मा पाई जाती है उसको पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज प्रभावी तरीके हैं वायु परागण में, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कैसे, कि निम्न में से कौन जो है कौन सा फ्लावर वायु परागण द्वारा होने वाले के लिए अनुकूलित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अगला है अजैविक कारक में जल। जल मतलब पानी द्वारा जो होती है ना परागण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। देखो उसको एनिमोफिली बोलते थे, इसको क्या बोले रहे हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये भी याद रखना है, पानी द्वारा परागण को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। यह काफी दुर्लभ है, यह लगभग 30 पीढ़ी तक सीमित है, ज्यादातर मोनोकॉटिलिडन्स। एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं। यहाँ पर डाटा दिया है क्या, कि वायु परागण से डिफरेंट होती है कौन, जल परागण। ठीक है, वायु तो सभी जगह में उपस्थित है लेकिन जल सभी जगह में उपस्थित नहीं है। क्यों, क्योंकि जल में परागण जब भी होती है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, मतलब इसको जटिलताएं पैदा होती है यहाँ पर, ये दुर्लभ होती है। और यही कारण है कि 30 पीढ़ी तक ही सीमित है, मतलब 30 वंशों तक ही क्या होती है, 30 वंश ही क्या है जो परागण होती है उसमें जल द्वारा परागण होती है। तो ज्यादातर कौन, मोनोकॉटिलिडन्स आते हैं। तो देखो कौन कौन सी, जैसे वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। हाइड्रिला को हम लोग स्वच्छ जल में उगने वाले वीड्स बोल सकते हैं। जोस्टेरा जो होती है समुद्री घास होती है, कौन, जोस्टेरा, सी ग्रासेस होती है जोस्टेरा। तो कौन कौन से, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा, ये सभी क्या होते हैं, जेड, जोस्टेरा, VHZ, ये तीनों क्या होते हैं, पानी में उगने वाले क्या हैं, पौधे हैं। तो देखो यहाँ पर वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा, हाइड्रिला वगैरह स्वच्छ जल में उगती है, तो इनको हम देख सकते हैं। लेकिन निचले पौधों में पानी नर युग्मकों के लिए परिवहन का एक नियमित साधन है। कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का वितरण सीमित है क्योंकि उन्हें नर युग्मकों के परिवहन और निषेचन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। और सीधी सी बात है कि देखो जो प्लांट पानी में उगेंगे तो ये प्लांट जो रहती है क्या करती है, पानी के अंदर में उगी हुई रहती है।
तो क्या होगा, इनके नर युग्मकों के परिवहन के लिए पानी की जरूरत तो पड़ेगी। तो पानी ही एक नियमित साधन होती है। कुछ ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का वितरण भी सीमित है। ये वाले लाइन से AR वाले क्वेश्चन देते हैं, है ना, कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का वितरण क्षेत्र सीमित है। असर्शन में लिखा रहेगा, रीजन बोलेगा कि उनके पॉलिनेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में असर्शन जब लिखता है तो बिकॉज का यूज करते हैं, क्योंकि, ठीक है। तो क्योंकि उसको जल की आवश्यकता पड़ती है, यही कारण है कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का जो फैलाव है, वितरण क्षेत्र है, वो क्या है, सीमित है। ठीक है, तो इसको भी जानना है हमें, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और देखें, वेलिसनेरिया हाइड्रिला के बारे में और जानते हैं। वेलिसनेरिया में मादा पुष्प फूल लंबे डंठल द्वारा पानी की सतह तक पहुंचता है और नर फूल या पराग कण पानी की सतह पर छोड़ दिए जाते हैं। वे पानी की धाराओं द्वारा ले जाए जाते हैं और मादा फूलों तक पहुंचते हैं। समुद्री घास में मादा फूल पानी में डूबे रहते हैं। पराग कण लंबे और रिबन जैसे होते हैं, उन्हें पानी के अंदर ले जाया जाता है और वर्तिका तक पहुंचाया जाता है। देखो अलग अलग बात है दोनों में। ये वेलिसनेरिया जो होती है, वेलिसनेरिया, उसमें मेल फ्लावर जो है यहाँ पर है, यहाँ पर उसके पुंकेसर वगैरह है। तो यहाँ से ये वाले जो है पराग कण है, पराग कण। तो ये पराग कण पानी में रिलीज कर रहे हैं। तो पानी में जब रिलीज होती है तो ये पराग कण जा रही है कहाँ पर, सतह पर। सतह पर क्यों सतह पर जा रही है, क्योंकि इसके फीमेल फ्लावर जो है सतह तक पहुंच गई है। तो ये जाएंगे कहाँ पर, पराग कण रिलीज होंगे पानी में, लेकिन ये जाएंगे सतह पर। फिर सतह में जाने के बाद में फीमेल फ्लावर को क्या करने वाली है, फर्टिलाइज करने वाली है, मतलब परागित करने वाली, परागण करने वाली। किसमें, तो वेलिसनेरिया में। तो मादा पुष्प लंबे डंठल के द्वारा पानी की सतह तक पहुंचता है। देखो लंबे डंठल द्वारा पानी की सतह पर पहुंच रहा है मादा पुष्प जो है, और नर फूल या परागकण पानी की सतह पर छोड़ दिए जाते हैं। तो देखो ये तो छोटा छोटा है, यहीं पर छोड़ दिए तो पानी की सतह पर जा रहा है वो। वे पानी की धाराओं द्वारा ले जाते हैं और मादा फूलों तक पहुंचाते हैं। तो पानी की धारा द्वारा पहुंच रही है और पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब वेलिसनेरिया में जो पॉलिनेशन होती है वो जल द्वारा पॉलिनेशन हो रही है, जल की सतह में। और कहाँ पर, जल द्वारा का मतलब जल के अंदर नहीं, जल की सतह में पॉलिनेशन होती है। तो ये बात याद रखना है। लेकिन दूसरा, समुद्री घास जोस्टेरा में मादा पुष्प फूल पानी में डूबे रहते हैं। अब यहाँ पर तो फीमेल वाला फ्लावर जो है क्या है, पानी में, जबकि इसमें क्या था, सतह में था। तो ये पानी में डूबे हुए रहते हैं। परागकण लंबे और रिबन जैसे होते हैं। यहाँ से ना इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है कि जोस्टेरा जो होती है, जोस्टेरा जो समुद्री घास है, इसका जो परागकण रहता है, परागकण, तो ये परागकण क्या रहते हैं, लंबे रहते हैं, याद रखना है, और रिबन के जैसे होते हैं। ये भी याद रखना, लंबे और कैसे, रिबन जैसे होते हैं, और उन्हें पानी के अंदर ले जाया जाता है और वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। तो ये लंबे रहते हैं, रिबन लाइक होती है, इसके जो परागकण रहेंगे और कैसे रहेंगे, लंबा लंबा रहेगा और वर्तिकाग्र तक जाके पहुंचेगा। तो मतलब ये देखो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इस ये वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है, तो यहाँ तक ये पहुंच रही है। ठीक है, इसके आगे और देखें, अधिकांश जल परागित प्रजातियों के पराग कणों में गीलेपन से बचने के लिए एक श्लेष्मा आवरण होता है। मतलब जो पराग कण होती है, जो वाटर वाले, वाटर पॉलिनेशन जिसमें होता है, तो उसके ऊपर में म्यूसिलेजिनस कोटिंग होती है। मतलब म्यूसिलेजिनस कोटिंग का मतलब ये है कि श्लेष्मा आवरण होती है। यहाँ पर क्या होती है, श्लेष्मा का आवरण होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको गीलेपन से बचाना है, इसीलिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट AR वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, क्या कि जल परागित प्रजातियों के पराग कणों में श्लेष्मा का आवरण होता है। तो ऑप्शन में रीजन में लिखा रहेगा, ताकि उसको लंबे समय तक संरक्षित रख सके, ताकि उसको जीवाश्म रूप में संरक्षित रख सके, ताकि हम उसका उपयोग कर सके। लेकिन ये याद रखना, रीजन उसका है क्या, ताकि उसको गीलेपन से बचाना है। गीलेपन से बचाने के लिए श्लेष्मा का आवरण होता है किसमें, जल परागित प्रजातियों वाले पौधों या पुष्पों में। ठीक है, तो याद रखना है। देखो यहाँ पर वेलिसनेरिया का ऊपर में फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, उसके द्वारा यहाँ पर वो बताया गया है। ठीक है, आगे और देखें, सभी जलीय पौधे हाइड्रोफिली का उपयोग नहीं करते। मतलब ये है कि जो जल में उगते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसका परागण जल में ही होगा। तो ऐसे भी पौधे हैं जिसका परागण जो है वायु द्वारा भी होती है। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं, सभी जलीय पौधे हाइड्रोफिली का उपयोग नहीं करते हैं। अधिकांश जलीय पौधे जलकुंभी, जैसे कि कौन, जलकुंभी, वाटर हायंथी, दूसरा वाटर लिली में फूल एंटेमोफिली या एनिमोफिली के लिए पानी के स्तर के ऊपर में निकलते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जानना है, क्या कि वाटर हायंथीस और वाटर लिली, मतलब WHWL, वाटर हायंथीस और वाटर लिली
होते तो क्या है, जलीय प्लांट है, ये क्या है, जलीय प्लांट, लेकिन इनका पॉलिनेशन मतलब परागण, पॉलिनेशन है ना, या तो वायु द्वारा हो सकते हैं या तो फिर इंसेक्ट द्वारा भी हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने फ्लावर जल में उगते हैं उनका सभी का जल द्वारा ही पॉलिनेशन होता होगा, ये जरूरी नहीं है। सभी जलीय पौधे हाइड्रोफिली का उपयोग नहीं कर पाते, तो कुछ जो है एंटेमोफिली का करता है, कुछ जो है एनिमोफिली का करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखे थे, जो हवा द्वारा परागण होता है उसको हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं। हवा द्वारा परागण को हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली, मतलब वायु द्वारा परागण होगा। या तो एंटोमोफिली बोलेंगे, मतलब जैविक कारकों द्वारा, मतलब इंसेक्ट वगैरह द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे दो प्लांट्स का नाम है जो उगते तो किसमें है, जल में उगते हैं, लेकिन उनका पॉलिनेशन कहाँ पर होता है, तो उनका पॉलिनेशन होता है या तो वायु द्वारा या तो फिर इंसेक्ट द्वारा। जब वायु द्वारा होती है तो उसको एनिमोफिली बोलेंगे, और जब इंसेक्ट या कोई जैविक कारक द्वारा होगी तो उसको एंटीमोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, तो वही मैं बता रहा हूँ, इन सबको याद रखना। हाइड्रोफिली मतलब जल द्वारा परागण, एनिमोफिली मतलब वायु द्वारा परागण, एंटोमोफिली का मतलब होगा कोई जैविक कारकों द्वारा परागण होती है या इंसेक्ट द्वारा, तो उसको हम लोग एंटीमोफिली बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा होगा तो पानी के स्तर के ऊपर निकलते हैं तो देख सकते हैं हम लोग वाटर हाइएंथिस, जो इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं हम लोग, बंगाल का आतंक था वाटर हाइएंथिस, है ना। जल कुंभी है, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, जल कुंभी। और ये क्या है, वाटर लिली, मतलब कमल के फूल जैसे रहते हैं ना, वो वैसा टाइप का दिखाई देता है, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, ये जो है ऊपर वाले एरियल वाले पार्ट में रहते हैं। तो ये बात हमें जानना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके पहले वाला जो टॉपिक था ये भी इंपॉर्टेंट है। वेलिस्नेरिया जो है वो उसमें जल द्वारा होती है, सतह में होती है, लेकिन जोस्टेरा में लंबे और रिबन लाइक, है ना, पाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि कौन से पराग कणों में, कौन से पौधों के पराग कण लंबे और रिबन लाइक होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो याद रखना समुद्री घासों में ऐसा होती है। ठीक है, जोस्टेरा जैसे। इसके आगे और देखें, अगला है एनिमल द्वारा परागण, मतलब हम लोग अब अजैविक कारकों के बारे में देख चुके, अब हम लोग देखने वाले किसके बारे में, जैविक कारक के बारे में। तो जैविक कारक में कौन आती है, देखें तो इसमें आती है एनिमल्स। तो एनिमल्स में एक ही एनिमल्स नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। एनिमल द्वारा जब परागण होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटोमोफिली बोलेंगे, है ना। और उसमें भी एंटोमोफिली किसके लिए यूज किया गया है, कीड़ों द्वारा जब परागण होती है तो उसका एंटोमोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हैं, वेरियस वेरियस टाइप ऑफ क्या दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर डायग्रामेटिकली पढ़ाने का रीज़न ये है कि हम जो चीज़ों को पढ़ते हैं उन चीज़ों को हम जब विजुलाइज करेंगे तो हमें लंबे समय तक, ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, जो बातें, जो उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही उदाहरण का डायग्राम यहाँ पर दिया है, इसीलिए ऐसा हम लोग फॉर्मेट में पढ़ाने का कोशिश करें ताकि वो चीज़ का विजुअलाइजेशन भी हो सके। ठीक है, देखो जैविक कारक में अधिकांश फूलों के, मतलब पुष्पों के पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है, मतलब ज्यादातर पुष्प जो है ना इसी के द्वारा पॉलिनेशन होते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां, तितलियां, मक्खियां, भृंग, ततैया, चींटियां, पतंगे, पक्षी, सनबर्ड और हमिंग बर्ड। ये पक्षी में याद रख सकते हैं यहाँ पर ना, सनबर्ड को याद रखना और हमिंग बर्ड को याद रखना, इनके द्वारा क्या होगा, पॉलिनेशन होता है। चमगादड़, प्राइमेट्स, लीमर वगैरह, गिलहरी, पेड़ पर रहने वाले सरीसृप, छिपकली और बगीचे की छिपकली आदि कीड़ों द्वारा परागण एंटीमोफिली कहलाती है। विशेष रूप से मधुमक्खी द्वारा अधिक आम है, वही बताया सबसे ज्यादा पॉलिनेशन मधुमक्खियां ही करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अक्सर पशु परागित पौधों के फूल विशेष रूप से जानवरों की एक विशेष प्रजाति के लिए अनुकूलित होते हैं। कुछ भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी फ्लावर देखे गए हैं जो फ्लावर में पॉलिनेशन के लिए ऐसे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसे परागणकर्ता की जरूरत पड़ती है जो सिर्फ उसी फ्लावर को ही परागित करता है, ऐसा भी फ्लावर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं आगे। तो देखिए इधर कीट परागण वाले फूलों की विशेषताएं क्या क्या होती है उसको भी जानते हैं कि जो कीटों द्वारा परागण होते हैं उस पुष्पों, मतलब वो वाला फूल या फ्लावर कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहला देखो, या तो बड़ा होगा फ्लावर, दूसरा रंगीन होगा, सुगंधित होगा, और चौथा नेक्टर से भरपूर होगा। सीधी सी बात है, कीटों को इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को बड़ा होना जरूरी है। यदि फ्लावर बड़े नहीं रहेंगे तो इंसेक्ट कहाँ से अट्रैक्ट होंगे। जैसे सूरजमुखी के फ्लावर को देखना, कितना बड़ा सा फ्लावर रहता है। तो जो भी कीटों द्वारा परागित होती है पुष्प, वो बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होती है, रंगीन होती है,
तीसरा सुगंधित होती है, चौथा क्या होती है, नेक्टर से भरपूर। नेक्टर क्या है, तो नेक्टर का मतलब होता है ऐसे पदार्थ रहते हैं शुगर के फॉर्म में कि जो उसको खाने के लिए मिलती है, किसको, इंसेक्ट को। और ज़्यादातर जो मधुमक्खियाँ जो रहती है यही नेक्टर को लेके जाती है और उसी से क्या बनाती है, वो उसी से बनाती है वो क्या, हनी बनाती है, ठीक है, मतलब मधुरस। नेक्टर और परागणकर्ता के लिए पुष्पी पुरस्कार है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद है रखना है, क्या, कि जो परागित करने के लिए जो आते हैं परागणकर्ता, मतलब चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे हनी बी हो, चाहे वो तितली हो या कोई भी हो, उनको पुष्प द्वारा 2 रिवार्ड दिया जाता है। रिवार्ड मतलब पुरस्कार। तो कौन कौन से, एक नेक्टर दिया जाता है खाने के लिए और दूसरा परागण दिया जाता है, परागकण। तो नेक्टर को तो यूज अपने लिए करते हैं वो जो परागण करता है, लेकिन वो परागकण जो है, तो परागकण को एक मेल फ्लावर से जब बैठेंगे तो उसमें से नेक्टर तो लेंगे, साथ में परागकणों को लेंगे और दूसरे फीमेल फ्लावर या स्त्री केसर में जाके उसको छोड़ देंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इससे परागण हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे इन दोनों को परपुष्पी पुरस्कार है, कि पुष्प द्वारा या फूलों द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन कौन है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कौन कौन है, एक नेक्टर है, दूसरा कौन है, परागकण, ठीक है, दोनों को याद रखना है। छोटे फूल उन्हें दृश्यमान बनाने के लिए पुष्पक्रम बनाते हैं। छोटे फूल उन्हें दृश्यमान बनाने के लिए पुष्पक्रम बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे फूल से बहुत सारे क्या बनेंगे, जब फ्लावर छोटा रहेगा तो आपस में ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के क्या बनाती है, गुच्छा बना देती है, तो उसको हम पुष्पक्रम बोलते हैं। आगे और याद रखें, मक्खियों और भृंगों द्वारा परागित किए गए फूल इन जानवरों को आकर्षित करने के लिए दुर्गंध का स्त्राव करते हैं। परागकण आमतौर पर चिपचिपे होते हैं। देखो ये भी याद रखना, परागकण जो यहाँ पर बनती है, जो कीटों द्वारा परागित होती है, वो कैसी होती है, चिपचिपे होती है, ये बात याद रखना है। मधुमक्खी और भृंगों द्वारा परागित किए गए फूल इन जानवरों को आकर्षित करने के लिए दुर्गंध का स्त्राव करते हैं। मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, यदि उस फ्लावर से सुगंध आता रहेगा, उस फ्लावर से कोई ऐसे केमिकल रिलीज होते रहेंगे जो इनको अट्रैक्ट करेंगे, तभी तो जाके क्या होगा, परागण होगा। तो मधुमक्खियां और भृंगों वगैरह जो परागित किए जाने वाले फूल जो होते हैं, इनको आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई केमिकल या कोई ना कोई ऐसे स्मेल पैदा करते हैं, ठीक है। और परागकण इसका क्या होता है, जो फूल कीटों द्वारा परागित होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, चिपचिपे होते हैं बोलेंगे, ठीक है, जबकि वायु द्वारा जो होती है वो अचिपचिपा रहता है, ठीक है। इसके आगे और देखें, परागण के कारक में और देखते हैं, जब जानवर पराग कोषों और वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो उसके शरीर पर परागकण मिलते हैं, या जब यह वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो इसके परिणाम स्वरूप परागण होता है। वर्तिकाग्र के संपर्क मतलब स्टिग्मा के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। तो देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये बी था, है ना, मक्खी, यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर बैठा तो उसके पैर वगैरह से चिपक गए परागकण। अब यही जो है फीमेल फ्लावर के पास में जब जाएगी, मान लो ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर के पास में जा रही है, तो फीमेल फ्लावर के पास में जैसे जाएगी तो इसके पैर में जो चिपके हुए परागकण रहेंगे वो कहाँ पर पहुंच जाएंगे, फीमेल फ्लावर के पास में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे और देखें, और है कुछ प्लांट्स के बारे में, स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। कुछ पौधे अंडे देने के लिए पुष्प इनाम के रूप में सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप एमॉर्फोफिलस, इसमें लगभग 6 फीट का सबसे लंबा पुष्प होता है। ये अभी तक तो पूछा नहीं गया है, इस क्वेश्चन को पूछने के चांस है, एक्सपेक्टेड है, नीट के पर्पज से बात करें तो। एमॉर्फोफिलस जो होती है 6 फीट लंबा होती है, 6 फीट है ये, 6 फीट ऊंचा, टॉलेस्ट फ्लावर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है, लार्जेस्ट नहीं बोल रहे हैं ना, टॉलेस्ट बोल रहे हैं। लार्जेस्ट जो होती है रेफ्लेसिया होती है, ये टॉलेस्ट जो है कौन है, एमॉर्फोफिलस। 6 फीट लंबा है, मतलब एक ह्यूमन हाइट से भी ज्यादा, जैसे हमारा हाइट 5.6 है तो मेरे से और इतना ज्यादा, मतलब यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक के इतना हाइट का क्या रहता है, ये फ्लावर का साइज रहता है, किसका, एमॉर्फोफिलस का। इसको दे सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट है। तो एमॉर्फोफिलस जो रहती है, कुछ पौधे कुछ इंसेक्ट के अंडे देने के लिए पुष्प है ना, इनाम के रूप में सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा पुष्प है, इसको कोई काटेगा नहीं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो क्या होगा, कोई इंसेक्ट वगैरह या कोई बर्ड वगैरह यहीं पर आकर अंडे देने के लिए भी इसका यूज करती है, किसका, एमॉर्फोफिलस का। तो सबसे टालेस्ट फ्लावर होती है ये, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखें, एक पतंगे की प्रजाति और पौधा युग का एक दूसरे के, है ना, बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। कीट अपने अंडे अंडाशय के लोक्यूल्स में जमा करता है, फूल कीट द्वारा परागित हो जाता है, अंडे से लार्वा निकलते हैं क्योंकि बीज विकसित होने लगते हैं। मतलब ये देखो,
प्रोनुबा मॉथ एंड युक्का प्लांट के बीच में, प्रोनुबा मॉथ एंड दूसरा है एंड युक्का प्लांट, युक्का प्लांट, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल होता है जिसमें दोनों को फायदा होते हैं, प्लस प्लस, दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इसको को इवोल्यूशन या को एक्सिस्टेंट या बोल सकते हैं हम लोग म्यूचुअलिज्म का उदाहरण होती है, ये प्लस प्लस इफेक्ट होता है। इसमें क्या होगा, ये जो युक्का प्लांट है, तो युक्का प्लांट के में कीट अपने अंडे अंडाशय के लोक्यूल्स में देता है, जो अंडाशय के लोक्यूल जिसमें प्लेसेंटा द्वारा बीजाणु जुड़े हुए रहते हैं वहां पर अंडे देती है कौन, ये जो प्रोनुबा मॉथ होती है वो, तो वो क्या करती है बदले में फूल कीट द्वारा परागित हो जाता है और उसके द्वारा कीट क्या हो जाएंगे, परागित, क्योंकि कीट वहीं पर जाया रहेगा तो उससे परागित हो जाएंगे, तो जैसे परागण होगा तो वहां से फिर सीड बनने लग जाएंगे, है ना, मतलब सीड से मतलब एम्ब्रियो बनने लग जाएंगे, तो और अंडे से लार्वा निकलने लग जाते हैं क्योंकि बीज विकसित होने लग जाते हैं। मतलब ये है कि एक दूसरे के बिना इनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो सकता। किनका, ये प्रोनुबा मॉथ एंड युक्का प्लांट का। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं प्रोनुबा मॉथ है, युक्का प्लांट का डायग्राम दिया गया, ठीक है। तो इन दोनों से को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और देखें, अजैविक कारकों में और भी बात है, कई कीड़े पराग लाए बिना या पराग नेक्टर का सेवन करते हैं, उन्हें पराग नेक्टर या चोर या दस्यु कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, कुछ जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे मान लो पराग कण वगैरह उसके पैर में नहीं चिपका, तो मान लो वो मेल फ्लावर से नेक्टर को लेकर दूसरे जगह में चला गया, मतलब दूसरे फ्लावर या फीमेल फ्लावर में चले गए, लेकिन नेक्टर बस को खाया लेकिन पराग कण को नहीं ले पाया, तो पराग कण के बिना दूसरे फ्लावर में या फीमेल फ्लावर में यदि वो चला जाता है तो ऐसे परागणकर्ता को पराग दस्यु या पराग चोर कहा जाता है। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। ऐसे कीड़े परागण लाए बिना पराग या नेक्टर को खा लेते हैं लेकिन परागित नहीं कर पाते, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे को हम लोग बोलेंगे पराग दस्यु या क्या बोलेंगे, पराग चोर बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना तक ही पढ़ते हैं, है ना। ये परागण वाला जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल लगभग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। इन सब का यदि हमें पीडीएफ वगैरह चाहिए तो यहाँ पर इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, या नीट जोन KWD क्लासेस को क्या करके रखना है, सब्सक्राइब, ताकि ये पूरा जो है क्लास प्ले लिस्ट के रूप में बना हुआ है, वहाँ से हम लोग फ्री में देख सकते हैं, और साथ में लाइव सब्सक्राइब वगैरह करना ही है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।